हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फेस टू फेस। मैं हूँ आपकी होस्ट सिमी। और जैसे कि आप जानते हैं, इस एपिसोड में हम हमेशा लेकर आते हैं ऐसी कुछ हस्तियों से जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रही है। और आज इस कड़ी में मेरे साथ हैं रजनीश दुबे, जो कि ना सिर्फ एक राइटर है बल्कि एक एक्टर भी है, और अभी जिन्होंने एक बुक लिखी है प्यारी। तो इस बुक पर मूवी भी बनने जा रही है। इसी बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे। खुद हमारे साथ हैं रजनीश दुबे। रजनीश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय शो। धन्यवाद सिमी, जो आपने मुझे आमंत्रित किया है आपके अपने शो में। और मैं आपके साथ हूँ, और जो आप मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी एज मैंने देखा कि जो बुक है आपकी प्यारी, वो एक लव स्टोरी है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो बुक है ये कहाँ से, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो कहाँ से जी जी। आपको इंस्पिरेशन मिली और कब से आपने स्टार्ट किया था लिखना, और कब जाकर ये फाइनल हुई, एंड हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बुक? एक्चुअली ये मैंने कहानी मेरे गांव, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है तरौली, जी एमपी मध्य प्रदेश के पास, भोपाल। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है तरौली। वहाँ मैं 2010 में जब मुंबई से कुछ काम के सिलसिले में वापस गया, तब मुझे ये इंसिडेंट पता चला। और जो जिन लोगों का इंसिडेंट था ये, मैं उन लोगों को बहुत करीबी से जानता था। पर ओके। मुझे विश्वास नहीं हो कि ये ऐसा इंसिडेंट हो भी सकता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हुआ वो बहुत ही खुश मिजाज टाइप के लोग थे। और जब मैंने सुना, तो जिस व्यक्ति के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, लक्ष्मण, उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई। तो एज ए क्रिएटिव पर्सन या एज ए राइटर, मुझे एक नया ही एंगल नज़र आया उसमें। मुझे औरतों के बारे में वो जानने को मिला जो मैंने अभी तक नहीं जाना था। और वो मुझे पूरा पूरा प्राचीन काल से अभी तक रिलेट कर गया कि वुमेन कहाँ कहाँ कैसे कैसे सफ़र कर रही है, और इवन वुमेन को भी नहीं पता है कि वो इन बातों के लिए सफ़र कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। ये एक्चुअली एक नरेटिव स्टाइल है, लक्ष्मण के द्वारा कही हुई, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कही है मैंने, मगर उसमें दिखती औरत ही है। ओके। तो ये कहानी एक औरत के बारे में ही है। और जी मेरा ऐसा मानना है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड की औरतों के बारे में है। जी, तो डेफिनेटली जब आपने बताया कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है, तो जब दो जी। प्रोटैगनिस्ट है लक्ष्मण, आपने उनको बताया कि आपने ये किताब लिखी है, तो उन्होंने पढ़ी, कैसा रिएक्शन था उनका? उनको बहुत अच्छा लगा। और उनको लगा कि है ना, शायद वो जो बात कह पा रहे थे, क्योंकि एक गांव का इंसान बहुत ही लिमिटेड बात कर पाता है, और उसका लैंग्वेज भी वैसा नहीं होता, मगर उसके अंदर का जी भावार्थ मैंने पकड़ लिया और उसको व्यक्त किया, तो वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने मुझे बधाई दी। और मैंने उनको बताया कि इस आपकी स्टोरी पे इंस्पायर होकर फिल्म भी बन रही है, तो वो काफ़ी खुश हुए, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये फिल्म बन के आएगी तो उनको जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल। तो मूवी के बारे में बात करें, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे कैसे चैलेंजेस आए आपको जब आपने सोचा कि बुक तो चलो आई एम डन विद द बुक नाउ, अब मुझे इस पर मूवी बनानी है। सो वो कितना डिफरेंट और कितना चैलेंजिंग था बुक लिखने से? एक्चुअली ये जो बुक है वो हार्डकोर ठाकुरों के बैकग्राउंड पे बुक है। और जहाँ मूवी में थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, पर अभी आज मैं रिवील नहीं करूँगा आपको। वो जो बहुत चैलेंज था, क्योंकि उसके लिए उनको कन्वेंस करना, और जो पूरे गांव वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि ये कहानी इस तरीके से बाहर आए। पर मैं लोकलाइट था, नेटिव प्लेस था मेरा, तो मैं उनको कन्विंस कर पाया। और फिर बॉम्बे की टीम को मैंने सुनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने बुक फॉर्म में ही लिखी थी इसको, पर उन जी लोगों जी को इतना पसंद आया स्क्रीन प्ले लेवल पे, और ड्रामा ड्रामा जो है उसका, तो उन्होंने बोला जी नहीं, इसका फिल्म भी बनना चाहिए। तो अभी सब चीज़ें डिफ़िकल्ट ये पड़ी, क्योंकि मुझे है ना वहीं पर जाके सेट लगाना था। और मध्य प्रदेश होगी। तरौली मध्य प्रदेश में सेट वहीं पर लगाना था, और उसको रियल फील देने के लिए मुझे वहीं पर शूट करना था। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि कभी-कभी ऐसा लगता था कि कोई सेट ना आके तोड़ दे।
और जी, वही करली जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी गाँव में, लेकिन आप लोकलाइट हैं तो वो मैनेज आपने कर लिया। तो जब जी, जी। उनको पता चला अच्छा इसने किताब तो लिख ली, अच्छा अब ये मूवी भी बना रहा है, तो तब किस तरह के और चैलेंजेस वहाँ पर आए आपको? तब मुझे कुछ फ़ोन भी आए कि ओह! भाई आप ये क्या कर रहे हो? और एक परमिशन बुक बनाने की ठीक थी, मगर हम नहीं चाहते कि कहानी ऐसे इस ढंग से लोगों के सामने आए और लोगों जी। ने धमकी भी दी, पर ओह! हाँ, पर मैं लोकलाइट था तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और हुँ, फिर बॉम्बे की टीम का सपोर्ट हो गया और हुँ, कई लोग कई कई बार तो एक शूटिंग के दौरान अभी शूटिंग जब चल रही थी, तब एक माहौल लड़ाई का भी बन गया था। पर ओह! पर कुछ जैसे कुछ लोग उस पक्ष के थे, तो कुछ लोग मेरे पक्ष के भी थे। तो दोनों ने जी, बात को सँभाल लिया और फिर हमने हाँ, उस प्लेस पर्टिकुलर प्लेस पे शूट नहीं किया था। फिर कहीं और शूट ओके। किया था उसको। चलिए तो एक ऐसा बात था। और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लिखते भी हैं और जो अपना लिखते हैं उस पर मूवीज़ भी बनाते हैं। हाउ राइट। इज़ राइटिंग डिफरेंट देन मूवी मेकिंग? इन दोनों चीज़ों में किस तरह का डिफरेंशिएशन है और कैसे आपने इन दोनों को साथ में कोप अप किया? एक्चुअली क्या होता है ना इसमें बहुत तरह के राइटर होते हैं। जैसे हमारे जी। मुंशी प्रेमचंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर थे और हुँ, शरत चंद्र जी, वो ड्रामा चट्टोपाध्याय। शेक्सपियर शरत चट्टोपाध्याय, जी, शेक्सपियर, वो ड्रामा हुँ, सेक्शन में लिखते थे उस चीज़ को। तो क्या होता है कि हुँ, आपकी जो उपन्यास या नॉवल लिखते हो, आप बहुत ही डिटेल में लिखते हो और हुँ, वही स्क्रीन प्ले में हमको बहुत कम शब्दों में विजुअल के थ्रू वो कहानी कहनी पड़ती है। तो हुँ, उसको जी। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपको आपका विज़ुअलाइज़ेशन वैसा नहीं है। क्योंकि हुँ, फ़िल्म इज़ मीडियम है विज़ुअलाइज़ेशन का और अभी तो बहुत हुँ, ज़्यादा एडवांस फ़िल्में बनने से दिखाना पड़ेगा। टॉकी पोर्शन कम हो और फीलिंग्स, एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाओ आप, तो वो उसको जी। दिखने के लिए आप मेरा मानना ये है कि आपका विज़ुअलाइज़ेशन ऐसा कोई भी विज़ुअलाइज़ कर सकता है। हुँ, एनीबॉडी कैन विज़ुअलाइज़ दिस थिंग, है ना? मगर वो हुँ, विज़ुअलाइज़ेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो जो मैं मानता हूँ कि वुमेन से ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी किसी में होती नहीं है, क्योंकि हुँ, उनका विज़ुअलाइज़ेशन बहुत अच्छा होता है और उन्हीं से हमको मिली हुई है। हमको भी जी। तो हम भी तो वहीं से आए हैं ना, तो उन्हीं के जो विजुअलाइज़ कर पाएगा अच्छे ढंग से, वही उस मीडियम में आ पाएगा। तो जी, स्क्रीन प्ले इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो स्टोरी टेलिंग है आपके सीन के थ्रू, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। वो और वो जो वो अचानक नहीं आ जाता है, साल दर साल जब मैंने काम किया एक्टिंग के तौर पे बड़े-बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, फिर मुझे एक्टिंग की समझ और सारी समझ एक साथ मिलाई, तब मुझे लगा कि यार ये सीन कंसीव किया जा सकता है और ये सीन नहीं हुँ, किया जा सकता है। तो और ड्रामा भी दिखाना पड़ता है आपको, तो हुँ। तो वहाँ तो थोड़ा डिफरेंस होता ही है। जी, तो बिल्कुल, बिकॉज़ सिनेमा हम कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ होता है, तो ला उसमें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं राइट, अदर देन आपने कहा रजनीश कि राइटर्स जो है वो अलग-अलग तरीके के होते हैं, तो आम जनता जो है अगर मैं ऑडियंस की बात करूँ, हम बोले कि फलाना बंदा राइटर है, तो एक इमेज जो दिमाग में आती है कि वो नदी किनारे बैठ के हाथ में किताब कलम लेके वो सोच-सोच के वो लिखेंगे। तो आप किस तरीके के राइटर हैं और क्या ऐसे राइटर्स आज भी इस एरा में भी मौजूद है जो अभी भी नदी किनारे जाके और आराम-आराम से कागज़ कलम एब्सोल्युटली एक्चुअली है ना, जो मैं ये बताऊँगा, ये कहानी मैंने जो लिखी है ना, वो जी। उसी गाँव में लिखी है और यकीन मानिए मैं अपने खेत खेत में जाकर अपनी गाड़ी को वहाँ रखता था और वहाँ हुँ, सोचता था, तो मेरे को थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी आती थी हुँ, और जहाँ की कहानी है, अगर आप वहाँ जा के लिखोगे तो एसेंस आपको मिलेगा, वो जो खुशबू है ना, वो आप डाल पाओगे। मैंने हाँ, क्या नैरेटिव स्टाइल तो प्रॉपर हिंदी रखा है, मगर जो हुँ, डायलॉग बोलते हैं वो उस लैंग्वेज में रखा है। तो अगर हुँ, उस पे मिट्टी की खुशबू चाहिए उस हुँ, पर्टिकुलर स्टोरी में, तो आपको वहीं जाके उस परिवेश में रहना होगा। तब जाके ऑथेंटिसिटी ज़्यादा आ पाती है। मैं ऐसा जी, सोचता हूँ और हुँ, अभी बहुत सारे राइटर ऐसा कर भी रहे हैं और अभी देखिए जो जो ऐसे माहौल में लिखता है, उसकी राइटिंग में हुँ, एक खिंचाव होगा, एक अट्रैक्शन होगा। और हुँ, जो हम सोचे कि हम किसी बंगले में बैठ के या किसी फ्लैट में लैपटॉप के बैठ के ऊपर लिख रहे एक हैं या कैसे लैपटॉप, लिखा जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। और सबसे पहले जो स्टोरी है,
वो आपके कागज़ पे उतरनी चाहिए, अपने पेन के थ्रू। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया हुआ है और आप सोच रहे हो कि आप लैपटॉप पे यू कांट थिंक लाइक दैट, बिकॉज़ है ना, विजुअलाइज़ेशन कहाँ से आएगा? क्योंकि विजुअल मैं देख रहा हूँ ना। अब जी, जी। एक किस्सा शेयर करूँ आपसे? बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। आई वाज़ अबाउट टू से या है ना, क्या एक लॉकडाउन के दौरान जी। बहुत सब कबाड़ी की दुकान पे कुछ किताबें मिल रही थी मुझे, तो मैं वहाँ पे किताब ढूँढ रहा था। तो कोई सज्जन आए, बोले कि है ना, "सर ये किताबें क्यों ढूँढ रहे हो?" मैंने कहा, "क्यों, क्या हुआ?" ये मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, मुझे पढ़ना होता है। तो बोला, "नेटफ्लिक्स पे इतनी सारी फ़िल्में पड़ी हैं, आप देखिए वहाँ जाके और कोई भी प्लॉट उठाइए और कर दीजिए।" तो मैंने हुँ, उनको कहा, मैंने, "सर आप ये बताइए कि अगर आप स्टोरी नहीं पढ़ोगे, तो विजुअलाइज़ेशन कहाँ से लाओगे? आप तो" हुँ, उन्होंने जो विजुअल दिखाया उसमें लॉक हो गए। वो जो हुँ, विजुअल दिखा रहे हैं उसमें लॉक हो गया, वो वही बनाओगे आप। पर आपका अपना विजुअलाइज़ेशन चाहिए आपको, तो हुँ, आपको खुद रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग खुद कैमरा होता है ना, खुद एक कैमरा है, वो खुद अपना विजुअलाइज़ेशन करता है, तो हम परसीव कर पाएँगे उस चीज़ को। फिर वो आज हुँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मगर वो मेरी बात को माने उस वक़्त। तो मैं तो यही जानता हूँ अभी तक कि जितना आप पढ़ोगे, उतना हुँ, विजुअलाइज़ेशन स्ट्रॉन्ग होगा, और वो हुँ। आपका लिए ईज़ी होगा बहुत, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, अपने आप को कैनवास में उतारने के लिए। तो पढ़ने का बहुत शौक है, जैसे बताया आपने, तो कौन-कौन आपके फेवरेट ऑथर हैं? अगर हम इंडियन ऑथर्स की बात करें या फिर इंग्लिश ऑथर्स की बात करें, तो किन-किन को आप शौक से पढ़ते देखिए, मैं मुंशी प्रेमचंद को बहुत पढ़ा है मैंने। हैं? हाँ, जी। प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ा है और रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ रहा हूँ अभी मैं। शरद शरद जी को भी पढ़ा है, और हुँ, हरिशंकर परसाई हैं, और हुँ, मुक्ति बोध जी की कविता, मैं थिएटर से हूँ तो कविताएँ बहुत पढ़ी हैं। और दिलीप कुमार हुँ, तो बोलते थे कि है ना, दिलीप कुमार से पूछा गया कि आपने कहाँ से ये सब एक्टिंग वेक्टिंग सीखा? उस टाइम में एक्टिंग कोर्स हुआ नहीं करते थे। तो बोले कि जी। किस्से, कहानी और शायरी किताबों से सीखा है। हाँ, तो हुँ, जी। तो यही मेरे पढ़ने का शौक, क्योंकि यहाँ पे आना था। और आपने शायद मेरे प्रोफ़ाइल में पढ़ा होगा कि मैं हम लोगों के ना पूर्वज 150 साल से रामलीला करते आ रहे हैं। जी, जी, आपने बताया, मैं पूछने ही वाली थी कि हाँ, वो भी ट्रेट आप में है कि उससे ज़्यादा इम्प्रेस या इंस्पायर हुए आप कि ये जो फ़ॉर्म ऑफ आर्ट है रामलीला को, जी, जैसे हम लोग कहें दैट्स अ फ़ॉर्म ऑफ आर्ट एंड दैट्स अ फ़ॉर्म ऑफ वेरी लाउड आर्ट। रामलीला एब्सोल्यूटली, की एब्सोल्यूटली। स्टेज परफ़ॉर्म करना एक बहुत ही लाउड परफ़ॉर्मेंस हो जाती है। राइट, 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 उस राइट, राइट। उससे किस तरह का इंस्पिरेशन आपको था? और फिर आपने क्योंकि पढ़ने में भी रुचि थी आपको, सो कैसा इंस्पिरेशन रहा? कैसी वो जर्नी रही? फैमिली का जो है कैसा रिस्पॉन्स था व्हेन दे फाउंड आउट कि आपको भी आर्ट्स में इंटरेस्ट है, लिटरेचर में इंटरेस्ट देखिए, वो जो फ़ैमिली हमारा जो रामलीला करते आ रहा है, उसमें फ़ैमिली का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा कि है? तुम राम करो, तुम लक्ष्मण करो। तो मैं आई यूज्ड टू प्ले लक्ष्मण। तो हेलो, हाँ, या जी, जी, आप सुन पा जी। रहे हैं? हाँ, जी, जी, बिल्कुल। तो तो रामलीला जो मैं बच 5 साल की उम्र से करता आ रहा हूँ। ओह! मुझे स्टेज पे उतारा गया और बोला गया कि बेटा, तो मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। और दूसरा, रामलीला में क्या होता है ना, लाइव परफॉर्मेंस होता है, देयर इज़ नो रीटेक, और लाइव ऑडियंस होती है, और आपको 10 15 20 पेजेस बोलने पड़ते हैं। जी, बिल्कुल, और दैट आल्सो आपको इन वेरी क्विज्ड हिंदी, बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज ही डिफरेंट है। जी, और है ना, वो जो लैंग्वेज है, वो जो हिंदी संस्कृत का मिक्सचर होता है, तो जी, वो जी। डिफ़िकल्ट होता है, टंग ट्विस्टर होता है, डिफ़िकल्ट होता है। मगर आपने सुना हुआ है, जब से आप लोगों को सुन रहे हैं, रामलीला देखने जा रहे हैं, तो आपने सुना हुआ है, तो बाय हार्ट हो जाता है, और हम लोग मेहनत भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लाउड तो है, मगर आपको कॉन्फिडेंस वहाँ से आ जाता है, और है ना, एक तो एक कल्चर कोई का ना। किस्सा बताइए, क्या क्या कभी रामलीला प्ले करते हो, कभी स्टेज पर डायलॉग मिले या ऐसा कुछ हुआ? अरे! बहुत, बहुत है ना, हुँ, कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मुझे हुँ, मेरे दादाजी ने हुँ, स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, और मैंने हुँ, याद कर लिया। मगर वो हुँ। बिकॉज़ ऑफ एज ना, तो वो भूल गए, 2-3 पेजेस ना भूल गए वो लिखना, और मैंने उतना ही याद किया। अभी जब परफ़ॉर्मेंस चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ, फिर इसके बाद जब उन डायलॉग्स की बारी आई, सामने वाला प्रॉम्प्ट कर रहा है, पीछे
पीछे साइड में प्रॉम्प्टिंग के लिए बैठे होते हैं लोग, तो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, तो कि आपको एक याद आ जाए। मगर वहाँ प्रॉम्प्टिंग कर रहे थे, हाँ, वहाँ प्रॉम्प्टिंग कर रहे थे और बोले बोलो, मैंने कहा मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैंने तो याद ही नहीं किया है। और ये ये स्पीकर में सुनाई दिया गया, लाउड स्पीकर जो होता है, जो माइक लगा होता है, उसमें सुनाई दिया, ऑडियंस बोल रही है ये क्या बोल रहा है? बोला बोलना पड़ेगा, ये तो फिर तुम, अगर तुम नहीं बोलोगे तो परशुराम जवाब कैसे देंगे? मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं तो वो उस वक़्त मेरे को बहुत ही खराब लगा, पर मैं दादाजी को दोष नहीं दे सकता था क्योंकि मैं था, फिर सेकंड टाइम मैंने सुधारा उसको। ये भी लेसन्स होते हैं कि आपको राइट, अपनी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा पक्की करनी चाहिए, स्पेशली जब आप एब्सोल्यूट, लाइव पब्लिक के सामने जा रहे एब्सोल्यूट। हैं। जी, तो बताया आपने कि लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट है और सिनेमा में अब आप एक्टिंग भी कर तो जी, कैसा एक्सपीरियंस था? को-स्टार्स का कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने को-स्टार को जो प्यारी जो मेन कैरेक्टर है आपकी जी, जी, मूवी का ना जब जी। उनको कहानी सुनाई कैसा रिस्पॉन्स था? वाज़ शी एग्री टू डू दैट या फिर कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन करनी पड़ी? कैसा रहा? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं, एक फ़िल्म है मेरी, दिल्ली 47 किलोमीटर, जी। जो जो अभी आपके यूट्यूब पर है, समारोह पे है, एयरटेल एक्सट्रीम पर है, जियो वगैरह पे। तो उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। हुँ, उनका नाम है डॉली तोमर, जी। तेलुगु की बड़ी स्टार हैं वो। तो वहाँ पर जब मैंने, वो पहचान तो थी ही, जब मैंने उनको पहली बार वन लाइन सुनाया था, तो उनको लगा था कि यार ये क्या सुना रहा है। फिर धीरे-धीरे उनको एक 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 बार मुझे बोला कि चलो तुम जो वन लाइन सुना रहे हो दोबारा सुनाओ। फिर मैंने उनको सुनाया और मैंने वन लाइन लिख के दिया उनको, और वहाँ गाँव से ही मैंने लिख के दिया था उनको, क्योंकि मैं वहीं था, वहाँ लिख रहा था। तो जब लिख के दिया तो उनको लगा यार ये तो प्रोफ़ेशनल राइटिंग है यार। तो वो वाओ! इतनी इतनी इम्प्रेस हो गई, तो बोली कि है ना, मैं एक्ट्रेस भी रहूँगी और प्रोड्यूस भी करूँगी इसको। तो वाओ! हाँ, नाइस। तो क्योंकि आपको आई मस्ट टेल यू कि होता क्या है ना, आई डोंट नो कि आप मुझसे कितना सहमत होंगी। हर, चाहे कहीं की भी औरतें हैं, या कहीं बचपन से लेके ना उनको दबाया जा रहा है कि डोंट डू दैट। और हमसे ये कहा जाता है, मेरे सामने की बात, मेरे घर में, कि मेरी दीदी अगर कुछ करती है तो मैं अगर गुस्सा हो जाता हूँ, बोले उसको जाने दो, तो उसको छोड़ो मत। अभी उसका मूड खराब है ना बेटा, उससे बाद में बात करेंगे। पापा का मूड खराब है बेटा, पापा से बाद में बात करेंगे। तो ये दैट्स ट्रू। और मैंने अपनी माँ को देखा कि अच्छा, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, और जब भी मैं आपसे बात करूँगा मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, आपको आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कम बात कर पाते हैं, या यूज़ टू नहीं है, या हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे बाहर वालों की, मगर जो घर में लोग रह रहे हैं, जो माँ रह रही जी। है, तो हम हुँ, माँ जब चाय पिलाती है या पानी देती है तो कितनी बार थैंक यू बोलते हैं। हुँ, एग्ज़ैक्टली। और वो अच्छा खाना बनाती हैं तो कितनी बार थैंक यू बोला है हमने। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1, 2, 10 बार बात करूँगा, बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा जॉब है, या मैं अपने मन से या मेरे कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। मगर वो जो 24 आवर्स का जॉब कर रही हैं, क्या उनको नहीं लगता कि ये मोनोटोनस हो रहा है लाइफ में? और हुँ। हमको एक थैंक्स भी नहीं मिलता है हमको, और यही लाइफ है। और मैंने जो ये एक मैं कहूँगी यहाँ पे बुरी बात ये भी है कि ये ना ब्रेन नरिशिंग ऐसी हो गई है कि दैट लेडीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर देमसेल्फ नाउ दे थिंक दैट कि यही लाइफ है। शायद लेडीज़ इसीलिए बनी हैं। मे बी दे आर ओके विद व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड फैमिली में या बच्चे से बात कर देते हैं। तो उनको लगता है कि शायद ये उनके साथ हो रहा है, शायद ये नॉर्मल है। ये ऐसी ब्रेन कंडीशनिंग हो गई है घर की लेडीज़ की क्योंकि हम लोग भी जब देखते हैं तो यही फील होता है कि यार ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते, बोलते क्यों नहीं, डाँटते क्यों नहीं कि हमें ये चीज़ बुरी लग रही है। बिकॉज़ वो हुँ, हुँ। साल दर साल वो ऐसा ब्रेन कंडीशनिंग हो गया है। तो आई आल्सो थिंक कि ऐसे कुछ जैसे आप मूवी लेकर आ गए या बुक्स ले अब तो ख़ैर बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर भी अ, वुमेन के लिए बहुत कुछ है कि जिससे वो अपने हक पहचाने या फिर अपने अंदर की आवाज़ को वो सुने। एक महिला पहले है, ये वो हाँ, महसूस करे। अब तो जी। बहुत सारी चीज़ें हैं बट कुछ साल पहले अगर हम कुछ डिकेड्स पहले बात करें तो ऐसा नहीं था। एंड नाउ थैंक्स टू पीपल लाइक यू कि आप लोग ऐसे-ऐसे मुद्दों पर बुक्स भी लिखते हैं, मूवीज़ भी बनाते हैं, दैट इज़ रियली गुड फॉर
लेडीज खुद को समझने के लिए भी, जो सोसाइटी की जो एक थॉट्स है लेडीज को लेकर उसको चेंज करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. So now I'll just ask about your movie, on which platform that's coming, and if you have any additional information, just let me know. I'll shoot the question, or फिर आप उसका आंसर कर देना. If you want me to ask something special about it, बता दीजिए आप. स्पेशल मुझे पूछना है आपसे तो आप बता दो. आप यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम. हाँ नहीं, आपको अगर इंटरव्यू में कुछ एडिशनल डालना है जो आप चाहते हैं कि हो, तो आप मुझे अभी बता दो, मैं क्वेश्चन को कर दूंगी. ओके 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 ओके. नहीं, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रही हैं. मेरे को कोई कुछ ऐसा अभी थोड़ा टाइम भी लिमिटेड है, 20 मिनट्स का हमें निकालना चाहिए. आई गेस 15 मिनट्स इज ऑलमोस्ट डन. सो ठीक है, ठीक है. ओके जी. तो जैसे आपने बताया कि कैसे फेमिनिस्ट थॉट्स के आप पर्सन हैं, और इसलिए यू आर मोर इंक्लाइंड अबाउट योर मदर, और वैसे भी लेडीज जो है उनके बारे में, जैसे आपने बताया कि ये बुक भी उन्हीं लेडीज के बारे में है, और ये मूवी भी लेडीज के बारे में है, क्योंकि अंदर की फीलिंग होगी. सो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दिस मूवी, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है? ये मूवी थिएटर में आएगी पहले, उसके बाद फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी. तो इसका टाइटल भी सेम रहेगा, बुक का टाइटल प्यारी. राइट, प्यारी तरावली द ट्रू स्टोरी. क्योंकि उसी से जो जो चीज़ है वो उसी को लेके चल रहा हूँ मैं. और ये एक्चुअली आउट एंड आउट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है इसका. ये लक्ष्मण जो चाय वाला है, उसकी शादी नहीं हो रही है. जैसे अब आई डोंट नो, आप जब शायद बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. वो 40 साल का हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही है बेचारे की, और वो चाय बड़ी अच्छी बनाता है. तो अभी घर वालों से उसकी लड़ाई हो जाती है. एक्चुअली ये फैमिली की कहानी है. घर वालों से बड़ी लड़ाई हो जाती है, दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है. अब हो क्या रहा है कि है ना, वो उनसे लड़ाई करके आ जाता है, उनको चैलेंज करके आता है कि मैं खुद शादी करूँगा और आपको अपनी शादी में बुलाऊँगा. अब वो चैलेंज में कोई मिलता है उसको मामा, और मामा को बोलता है मेरी मुझे शादी करना है. तो वो बताता है एक लड़की है, 2 बार बैठ चुकी, शादी हो चुकी है उसकी. पर तुम क्या उससे शादी करोगे? तो सुंदर बहुत है. तो बोलते कि हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल उससे शादी करूँगा. और वो उसमें शादी कर लेता है. पर उसको लगता है कि है ना यार, ये बहुत, जब लड़की से मिलता है तो लड़की बहुत ही अपोज में जाती है उस चीज़ के, कि नहीं नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है शादी में. और वो ऐसी ऐसी शर्तें रखती है. वो ऐसी ऐसी शर्तें रखती है उसको, जिससे वो शादी ना करे. पर वो सारी शर्तें मान ली. जैसे मैं हफ्ते में 2 बार सिनेमा देखती हूँ, तो बोले मैं दिखा दूंगा. और मैं खाना भी नहीं बनाता, तो बोला मैं बना लूँगा. और खाना बनाते हैं तो वो भी है ना, रेडियो सुनकर, वो भी फुल वॉल्यूम में. तो बोला हाँ हाँ सुन लेना. तो पूछती कि पागल तो नहीं हो, क्यों शादी करना चाहते हो? तो बोलता है कि गांव वालों के ताने याद आते हैं, और मुझे तुम देखी तो बहुत अच्छी लगी, शादी कर लो मेरे. तो उसको लगता है कि यार इतना इतना प्यार के लिए जिसकी दरकार है, प्यार के लिए कौन ऐसा करता है. और ये इतना डाउन टू अर्थ आदमी है, इससे एक बार चांस लिया जा सकता है. तो फिर शादी होती है. फिर पूरा गांव, पूरा सब इन्वॉल्वमेंट होता है. और होता क्या है ना, ये पूरे गांव वाले बोलते हैं कि ये भाग जाती है, 2 बार भाग चुकी है अपने घर से, ये फिर भाग जाएगी. तो उसको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अपनी दुकान वुकान सब भूल जाता है. और सारी शर्तें जो उसने झूठ में बोली थी उसको, वो उनको पूरा करने में लग जाता है. और वो उनको पूरा करता है, और प्यार होता है, सब होता है, सब चीज़ें होती हैं. फिर एक पॉइंट आता है, बच्चा हो जाता है. पर इंटरवल पॉइंट पर लड़की भाग जाती है, मिल नहीं रही कहाँ पे, और बच्चे के साथ भाग गई है. दिस इज द स्टोरी. तो अब फन एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, गाने वाने बहुत ज़्यादा, और जो उसके जो गांव के एसेंस को, बारात वरात लगती है, जो हमारे यहाँ बारात लगती है, ठाकुरों की जो बारातें लगती हैं, दारू वारू पी लेते हैं और डांस होता है, वो टाइप का इमोशन पैदा किया है. एसेंस भी है उसमें. राइट 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 राइट. जो स्टोरीज होती है मिट्टी से जुड़ी हुई, वो लोगों के बहुत दिल के करीब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फील आ जाता है अपने पन वाला. सो डेफिनेटली श्योर दैट पीपल आर गोइंग टू लाइक दैट वेरी मच, एंड वी आर जस्ट वेटिंग. तो अब कब रिलीज कर रहे हैं आप ये? ये सितंबर में आएगी फिल्म सितंबर में.
तो प्लान हुआ है अभी सितंबर में, अभी टीजर आएगा, फिर ट्रेलर आएगा, और आपसे तो बहुत आपसे दोस्ती हो गई है, तो आपको तो पता चलेगा जी कि कौन सी चीज़ जी कब जी, आने अब वाली है। दोबारा डेफिनेटली दोबारा भी मुलाकात होगी राइट बिफोर जब आपकी मूवी रिलीज होगी। हम डेफिनेटली टेक अनदर इंटरव्यू एंड जी, जब रिलीज होगी और उसके बाद में भी एक आपका मैं वीडियो आपके साथ जरूर शूट करूंगी कि कैसा रिस्पॉन्स लोगों का रहा, बिकॉज आई एम वेरी ये बहुत लोगों को पसंद आने वाली है। डिफरेंट टॉपिक यू हैव picked and people are going to like that very much, and wish you all the very best for your movie and all the very best for your book, and wish to see you soon again, and thank you very much. Thanks for having थैंक this यू, थैंक्स अ conversation. लॉट। Thank